दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। जबरदस्त प्रॉफिट में उछाल, लगभग डबल हो गया है प्रॉफिट और साथ में जबरदस्त डिविडेंड का ऐलान। कंपनी ने कमाल कर दिया। वैसे तो स्टॉक भी बहुत बेहतर किया है। आज रिजल्ट के पहले गिरावट जरूर थी, लेकिन कंपनी ने जिस तरह से रिजल्ट बेहतर दिया उसके बाद में उम्मीद है कि आने वाले समय टाटा स्टील बेहतर करेगा। इसके अलावा कंपनी ने एक नई कंपनी के अधिग्रहण का भी यहाँ पे फैसला किया, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। कुछ और बड़े सरप्राइजेस भी है। कंपनी का ग्लोबल मार्केट में बिजनेस कैसा है उसको भी जानेंगे। यहाँ पे आंकड़े जो है, कंपनी आपको पता है कि पूरे विश्व में काम करती है, तो यूके में, यूरोप कंट्रीज में उसने कैसा बिजनेस किया उसको भी समझना चाहिए। इंडिया का बाजार तो खैर आप देख ही सकते हो, अच्छा है, इस समय डिमांड भी अच्छी है, लेकिन ग्लोबल रीजन इस समय बाजार के फेवर में नहीं है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 217 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली 1.87% की गिरावट के साथ। तो आज देख सकते हो कि मेटल सेक्टर पूरा दबाव में आ गया, प्रॉफिट बुकिंग होने लगी आज। वेदांता भी लगातार दौड़ने के बाद आज कमजोर हो गया। वेदांता भी लेटेस्ट वीडियो हमारा आ चुका है, इसके पहले जाके जरूर देखें क्योंकि वेदांता के शेयर होल्डर को कुछ बड़ा बेनिफिट हो सकता है आने वाले समय में। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 223 पर, क्लोजिंग कल की 221 के आसपास थी। इंट्राडे में 224 का हाई भी बना, फिर बाजार में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये 216 के आसपास आ गया। तो ये देखो कि क्लियर है कि आज का इसका फ्रेश 224 का हाई बना है। तो एक नया हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक आ गया है। तो लगातार दौड़ा टाटा स्टील, बहुत बेहतर करा है, जिसकी वजह से मार्केट के अभी 2.71 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसका पी रेशियो भी काफ़ी अच्छा 29.47 का है, जबकि 1.63% का डिविडेंड का इसका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वन डे के हिसाब से 0.69% की तेजी है, जबकि 1 वीक का रिटर्न 1.88% पॉजिटिव है। 1 मंथ में यहाँ पे 7.14% की तेजी बनी है, तो 3 मंथ में 8.83% की तेजी बनी है, जबकि पिछले एक साल में 42% की इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है लोगों को। 3 ईयर का रिटर्न 107% पॉजिटिव है, तो 5 ईयर का रिटर्न भी 95% पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील में जिसने भी निवेश किया उसको फायदा ही हुआ, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल है। टाटा स्टील रोज नए हाई बना रहा है। तो ये देखिए टाटा स्टील ने कमाल कर दिया है। प्रॉफिट में सीधा 146% एनुअल बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिला है, जो 2965 करोड़ तक पहुंच गया है। साथ में 4 रुपये का प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि टाटा स्टील का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो यहाँ पे 2,32,140 करोड़ तक पहुंच गया फाइनेंशियल 2026 में। और एबिटाडा देखें तो 34,848 करोड़ के आसपास रहा है। तो काफ़ी शानदार किया है। अब देखिए एबिटाडा इम्प्रूव हुआ है 35% ईयर ऑन बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट में तो 215% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जो 10,793 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये पहली बार इसने नेट प्रॉफिट ने 10,000 करोड़ को क्रॉस कर लिया है 2026 में। अब यहाँ पे इंडियन ऑपरेशन की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि एबिटाडा जो इंडिया का है उसमें 17% ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। जो इसके पीछे देखें तो जो क्रूड ऑयल स्टील का प्रोडक्शन जो इनका रहा है उसका फ़ायदा देखने को मिला, जो 23.4 मिलियन टन के आसपास रहा है, और डिलीवरी 22.5 मिलियन टन के आसपास रही है। तो काफ़ी अच्छा किया है। अब बात नीदरलैंड की करें तो बिजनेस में जो रेवेन्यू इनका देखें तो यहाँ पे 6,028 मिलियन यूरो के आसपास रहा है, और यहाँ पे एबिटाडा देखें तो 260 मिलियन यूरो के आसपास रहा है। तो एबिटाडा नियरली ट्रिपल हो चुका है ईयर ऑन बेसिस पे, बहुत अच्छा किया है नीदरलैंड में भी कंपनी ने। यूके की बात करें तो यहाँ पे रिवेन्यू 1978 मिलियन पाउंड का रहा है, और एबिटाडा में यहाँ पे कमी रही है। आप देखें 217 मिलियन पाउंड के आसपास रहा है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे ज़रूर यूके के बिजनेस कमज़ोर रहा है, या लेकिन इनका नीदरलैंड का बिजनेस बहुत अच्छा किया है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी अब अपनी मजबूती दिखा रही है। तो यूके के बिजनेस में कमी होने के पीछे वजह ये भी है कि कंपनी ने अभी देखे ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू किया है। पुरानी परंपरागत जो स्टील का निर्माण था उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से भी ये प्रोडक्शन के आंकड़े थोड़े यूके के कमज़ोर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें इंडिया का जो है वो मार्जिनली 2% यहाँ पे आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो 6.22 मिलियन टन के आसपास है। और मार्च क्वार्टर के दरमियान अगर आप देखेंगे तो ये 2.5% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ये समझो 6.19 मिलियन टन के आसपास देखने को मिला है।
तो देख सकते हो कि प्रोडक्शन कम हुआ लेकिन डिलीवरी में 2.5% की वृद्धि हुई है, जो 6.19 मिलियन टन तक पहुंचा है। तो टोटल क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है वो 8.23 मिलियन टन तक पहुंच गया है। और आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 8.38 मिलियन टन के आसपास है। इसका मतलब है दिसंबर के मुकाबले क्रूड स्टील प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहा है इस क्वार्टर में। तो अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो EBITDA पर टन के हिसाब से इंडिया के बिजनेस का देखें तो यह 15,894 करोड़ के आसपास रहा है, जो क्वार्टर 3 में 13,671 करोड़ के आसपास था। और क्वार्टर 4 2025 में ये 13,264 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो वृद्धि हुई है बिजनेस में। कंसिडर जो EBITDA पर टन के हिसाब से भी इम्प्रूव हुआ है, जो देख सकते हो 10,069 रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 7,810 रुपीज़ के आसपास था। यहाँ पे मार्च के मुकाबले कमी है, मार्च में 10,835 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो मार्च के मुकाबले कमी जरूर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी ने अच्छा किया है। तो यहाँ पे आंकड़ों को अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या रहा इस बार पिछले साल के मुकाबले। तो बात करें रिवेन्यू की तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 63,270 करोड़ के आसपास है इस बार, जो पिछले साल देखो 56,218 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब 12.5% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करो 2,925.7 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल क्वार्टर 4 में 1,300 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब 124.9% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है। EBITDA इस बार 9,829 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,559 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब 49.8% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। EBITDA मार्जिन इस बार 15.5% के आसपास रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 11.7% के आसपास था। इसका मतलब यहाँ पे 380 BPS की जंप देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा है कंपनी का। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो इसके बाद कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड भी देने जा रही है। इस डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट भी आ गई है 6 जुलाई 2026। इसका मतलब अगर आप टाटा स्टील के शेयर खरीदते हो तो आपको 6 जुलाई के पहले खरीदने होंगे। 6 जुलाई को जिनके भी डिमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको ये 4 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टाटा स्टील ने बताया कि TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में 23% की हिस्सेदारी वो खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए 335 करोड़ रुपीज़ का खर्च करेगी। तो कंपनी एक और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। इस तरह से कंपनी का रिजल्ट बेहतर रहा है, कंपनी ने फैसले शानदार किए, डिविडेंड भी अच्छा दिया है और इस समय फ्रेश हाई भी बना दिया आज इसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेहतर मार्जिन, रिवेन्यू ग्रोथ ये संकेत देते हैं कि कंपनी ने इनपुट लागतों को कुशलतापूर्वक कम कर लिया है। स्टील की मांग में सुधार का लाभ उठाने में कंपनी सफल रही है। मार्केट एक्सपर्ट इस लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसको सकारात्मक संदेश के रूप में मानते हैं, यानी आने वाले समय टाटा स्टील का ये रिजल्ट इसको आगे ऊंचाई पे लेके जा सकता है। एक और जो अपडेट है उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए टाटा रॉबिन्स फ्रेजर जो ने उसने टाटा स्टील को 329.61 करोड़ रुपए के जो आप देखिए शेयर धारक जो पैसे ट्रांसफर करने इसके लिए शेयर धारकों की उन्होंने यहाँ पे परमिशन मांगी है। इसके लिए ई वोटिंग की प्रक्रिया 15 मई को सुबह 9 बजे शुरू होगी और 13 जून को शाम को 5 बजे बंद होगी। TRAF में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए मटेरियल संबंधित सौदों के लिए ये पैसा टाटा स्टील को ट्रांसफर करेगी। तो इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पड़ेगी तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 33.19% के आसपास जो अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं। यहाँ पे FI ने अपना निवेश बढ़ाया। दिसंबर में 17.49% होल्डिंग थी जो बढ़ के 18.5% हो चुकी है। DI ने होल्डिंग कुछ कम किया, 26.87% होल्डिंग थी दिसंबर जो 26.52% हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड ने घटाया होल्डिंग, 14.64% होल्डिंग थी दिसंबर में जो 14.47% हुई है। तो इंडिया के फंड हाउस ने होल्डिंग कुछ कम किया, लेकिन FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अदर्स की होल्डिंग जनरल पब्लिक की तो वो घटी है, 22.45% की होल्डिंग थी जो घट के 21.7% के आसपास आ गई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो टाटा स्टील आने वाले समय में कमाल कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।